स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। ठीक है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन अभी हमारा चल रहा है। इसमें हमने देखा कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन क्या होती है, कौन कौन से अकाउंट उस टाइम पर बनाए जाते हैं जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। तो आज का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉपिक हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए अभी तक हम पढ़ के आए कि जब भी गुडविल दिखाई जाती है, ठीक है, पार्टनर्स के जो फर्म है उसकी बैलेंस शीट में जो भी गुडविल होती है हमें उसको भी एडजस्ट करना होता है, चाहे पार्टनर्स फर्म में एंटर किया हो चाहे पार्टनर्स फर्म को छोड़ के गया हो। ठीक है, इसी तरह से जब पूरी फर्म ही बंद हो रही है तब तो गुडविल का ट्रीटमेंट करना और भी जरूरी हो जाता है। तो देखिए गुडविल भी बाकी एसेट्स की तरह क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है। इसको भी हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, तो बाकी एसेट्स की तरह, क्योंकि गुडविल अगर यहाँ पर दिखा रखी है तो इट मीन्स इसकी कोई वैल्यू है। तो उसके अगर वो एसेट्स दिखा रखी है तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसफर करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे बाकी एसेट्स को ट्रांसफर करते वैसे ही। ठीक है, कैसे ट्रांसफर होएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जैसे बाकी एसेट्स ट्रांसफर होते हैं बैलेंस शीट से रियलाइजेशन के डेबिट में आती हैं, वैसे इसको ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद अगर इस गुडविल को बेचने से, नीचे एडजस्टमेंट में बता रखा है हमें कि उसने गुडविल को बेचने से उसको इतनी अमाउंट प्राप्त हुई है, इतनी अमाउंट रिसीव हुई है, तो हम उसका ये एंट्री भी करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट। यानी कि फिर जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम गुडविल को इधर ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद एसेट्स से हमें जो भी मिलता है, ठीक है, हम उसको इधर दिखाते हैं। ठीक है, कैश में कि क्या यहाँ पर गुडविल हमने सेल करी है, उससे हमें अमाउंट मिला है वो। तो यानी कि अगर गुडविल को सेल करने से कुछ अमाउंट मिलता है तो उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर बैलेंस शीट में दिखा रखा लेकिन सेल करने से नीचे एडजस्टमेंट में कहीं कुछ नहीं बता रखा कि उसको गुडविल सेल करने से कितनी अमाउंट मिली, ठीक है, अगर ये सब कुछ नहीं बता रखा तो हम इस एंट्री को नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है ये तो 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि कई बार जब क्या होता है गुडविल पार्टनर्स ही खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पार्टनर हो सकता है कंटिन्यूस बिजनेस को, मतलब अकेला सिंगल अपना दुकान खोल रहा हो, वहां पे अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, तो वो क्या करता है कि उस गुडविल के अमाउंट को उस गुडविल को खुद ही परचेज कर लेता है। जैसे अभी तक हम पढ़ के आए ना कि पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म के इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं या फर्म की कोई बिल्डिंग खरीद लेते हैं, उसी तरह से गुडविल को भी एक पार्टनर्स खरीद सकता है। तो जब गुडविल पार्टनर्स के द्वारा खरीदी जाती है तब हम क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जैसे यही वाली, यहाँ पे हमें कैश मिला था तो कैश डेबिट कर दिया, यहाँ पे कैश की बजाय किसने लिया, वो पार्टनर्स ने, तो उसकी कैपिटल। जैसे बाकी एसेट्स के टाइम पर भी हम करके आए थे कि किसी पार्टनर्स ने एसेट्स ले ली तब भी हम ऐसे ही एंट्री कर आए थे। तो एसेट्स की तरह ही हमारा गुडविल है। तो ये था हमारा गुडविल का पॉइंट कि किस तरह से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ जिससे आपको ये पॉइंट और इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारा 8th एग्जाम्पल है जिसमें क्या दे रखा है, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, 2 और 1 का। उनकी एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें क्रेडिटर्स है, मिसिज एक्स का लोन है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में मिसिज एक्स का लोन भी है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, जब बैलेंस शीट में यहाँ पर है हमारे पास मिसिज एक्स का लोन, तो आप इस चीज को मत पजल हो जाना कि एक्स नाम देखते ही आपको लगेगी फिर तो पार्टनर्स का लोन है, नहीं, पार्टनर्स है एक्स और ये है मिसिज एक्स यानी कि एक्स की वाइफ। तो एक्स की वाइफ उस पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक बाहरी व्यक्ति है। ठीक है, एक जैसे उसने बाहरी लोगों से कोई ऋण ले रखा है, ठीक है, बाहरी लोगों से कोई लोन ले रखा है, आउटसाइड लाइबिलिटीज है, उसी तरह से हम मिसिज एक्स के लोन को ट्रीट करेंगे। अगर यहाँ पे होता मिस्टर एक्स का लोन, ठीक है, मिस्टर एक्स का लोन होता तब तो हम इसको एज ए पार्टनर्स लोन मानकर, जैसे हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसका जैसे हम ट्रीटमेंट करते वैसे ही चलते। लेकिन यहाँ पे हमें पजल करने के लिए एक्स नाम तो डाल दिया, लेकिन हमें आगे ध्यान रखना आगे है मिसिज ना कि मिस्टर एक्स। ठीक है,
तो जैसे बैंक से लोन लेता है, किसी मोहन सोहन बाकी किसी से भी लोन ले रखा है, वो हमारे लिए उस फर्म के लिए क्या होता है, बाहरी दायित्व, आउटसाइड लायबिलिटीज होती है। तो उसी तरह से मिसिज एक्स के लोन को हमें ट्रीट करके चलना है। ठीक है, आप इसको गलती से मिस्टर एक्स का लोन मत मान लेना। बस इस क्वेश्चन में आपको पजल करने के लिए ये एक नया पॉइंट उन्होंने डाला था। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, मिसेज एक्स का लोन है और एक्स का लोन है। देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट क्लियर भी हो गए, एक मिसेज एक्स का लोन है और एक मिस्टर एक्स का लोन है। तो मिस्टर एक्स वाला हमारा पार्टनर्स है, उसको उसी तरह से लेकर चलेंगे, और मिसेज एक्स क्या है, फर्म की एक लायबिलिटीज है आउटसाइड, उसको उस तरह से लेकर चलेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और कैपिटल अकाउंट दे रखा है तीनों पार्टनर्स का। एसेट साइड में बैंक का बैलेंस है, डेटर्स है, प्रोविजन है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड गुडविल। उसके बाद हमें नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। डेटर्स थे 15,000 के, एसेट साइड में हमारे पास स्टॉक था, हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, प्लांट है और गुडविल है। ठीक है, 15,000, 80,000, 20,000, 75,000 और 35,000। उसके बाद हमारे लायबिलिटीज में देखिए सबसे पहले आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000, क्रेडिटर्स है 18,500। उसके बाद मिसेज एक्स लोन, देखिए जैसे देनदार है, बाहरी दायित्व है, उसी तरह से मिसेज एक्स का लोन भी हमारे लिए क्या है, एक दायित्व है आउटसाइड। तो इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे 5,000। ठीक है, उसके बाद है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, एसेट साइड में हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और लायबिलिटीज में हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है। तो हम पढ़ के आए थे कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। अगर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा तो हम इसको किस में कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट है तो हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा लायबिलिटीज में इतना ही था। उसके बाद है हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी बैलेंस दे रखा है, लेकिन हम नीचे देखेंगे। ठीक है, वहां पे हम देखेंगे कि एक लायबिलिटीज क्रिएट हुई थी 8,000 की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने पता है कि हम क्या करते हैं, अगर कुछ लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती हैं तो रियलाइजेशन में डाल देंगे और बाकी का जो अमाउंट बचेगा उसको पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कोई लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है तो हम पूरा का पूरा क्या करते हैं, उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या होगा वो आगे एडजस्टमेंट में देख लेंगे। अगर कोई दायित्व क्रिएट हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस अगर सामने आए हैं तो उतनी अमाउंट काट कर दे देंगे, बाकी के पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, तो अभी हम एडजस्टमेंट पर चलते हैं। एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन द बुक वैल्यू। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखिए एसेट्स को बेचने से हमें जो पैसे मिलते हैं हम इधर दिखाते हैं, लेकिन अब की बार सबसे पहले एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट किया और इन्वेस्टमेंट मार्केट में सेल नहीं करी। इन्वेस्टमेंट किसने ले ली, एक्स ने ले ली, तो हम एक्स कैपिटल डाल देंगे। और उसको कितने पर लिया है इन्वेस्टमेंट को, वो कह रहा है कि 25 मोर देन द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू से 25 मोर देन पर लिया है। तो इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 20,000 का, इसका हम 25% निकालेंगे 5,000, यानी कि
25,000 में ले लिए। 20,000 की इन्वेस्टमेंट एक्स ने कितने में ले लिए? 25,000 में। ठीक है, ये एसेट्स कैश आने की बजाय एक्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि ये एक्स ने लिए हैं। उसके बाद वाई ने 5,000 के डेटर्स 4,000 रुपए में लिए हैं। तो एक और एसेट्स ले ली किसने? वाई ने। तो वाई की कैपिटल में चली जाएगी। कितने के डेटर्स लिए हैं? 5,000 के डेटर्स 4,000 में। तो हम तो ये देखते हैं ना कि अमाउंट का कितने का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, 5 के जो डेटर्स थे वो इसने 4,000 में लिए हैं। तो एक्चुअल में अमाउंट का जो भी लेन देन हुआ वो 4 से हुआ और डेटर्स हमारे 5,000 से कम हो गए। यानी कि हमारे डेटर्स कितने के थे? 15,000 के थे। इसमें से 5,000 के डेटर्स एक्स ने ले लिए तो बच कितने गए? 10 के। उसने 5 वाले 1000 से 4,000 में लिए हैं। उसने मतलब डेटर्स को छूट दी है, जो भी करा है वो उसकी है। उसने हमसे कहा कि जो 5,000 रुपए लेने हैं किसी लेनदार से उसका आप छोड़ दो, उसका हिसाब किताब मैं करूंगा। तो फर्म के बुक से तो 15 में से 5 घटाएगी ना फर्म, तो उसके बाद एक्स को 3 में ले, 4 में ले, 5 में ले, वो एक्स के आइडिया है कि वो उनको डिस्काउंट दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या करना। लेकिन फर्म की बुक से तो 15 में से 5 ही जाएंगे। तो अब फर्म के देनदार बच गए, डेटर्स बच गए 10,000 की। ठीक है, तो था 4,000 में लिए तथा बैलेंस जो डेटर्स बचे थे शेष देनदारों से बुक वैल्यू की 75% राशि वसूल हुई है। जो फर्म को कैश मिला डेटर्स से वो कितना मिला? देखिए डेटर्स कितने बच गए फर्म के पास? 10,000। वो कह रहा है कि बुक वैल्यू का 75% मिला है। ठीक है, यानी कि 7,500 रुपए मिले हैं, 7,500 रुपए। तो बाय कैश या बैंक आप जो भी लिख सकते हो। ठीक है, डेटर्स रिसीव, डेटर्स से उस फर्म को मिले हैं 7,500। बच गए थे 10,000 जिसमें से सिर्फ 7,500 मिले, बाकी के फिर उसको लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद है स्टॉक इज सोल्ड फॉर 59,000 एंड प्लांट इज सोल्ड फॉर बाय बैंक। क्या क्या आया उसके बाद से? एक तो स्टॉक की सेल से आया है, स्टॉक बिक रहा है 59,000 का, और एक प्लांट की सेल हुई है 40,000 की, तो 99,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू 1,000। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। क्या? एक्सपेंसिव, उसको जो अपना समापन कर रहा था उससे रिलेटेड कुछ खर्चे हुए हैं, कितने के? 1,000 रुपए के। It was also found that there is a liabilities for 8,000 for damages which also had to be paid। ठीक है, यानी कि एक और खर्चा हुआ है, उसकी और पेमेंट करनी है। किससे? डैमेज से, कि कुछ डैमेज हो गया, कुछ टूट फूट हो गई। ठीक है, तो उस टूट फूट से भी फर्म को 8,000 का लॉस हुआ है, हम वो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी थी सब कुछ। उसके बाद देखिए टू बैंक अकाउंट। हमें पता है अगर हमारी देनदारियां हैं, उस फर्म की कोई लायबिलिटीज है, तो उसके बारे में चाहे कहा गया हो या ना कहा गया हो, हम मान के चलते कि उसकी पेमेंट फर्म ने करी है। तो टू बैंक अकाउंट किस किस की पेमेंट करी है? क्रेडिटर्स एंड मिसेज एक्स लोन पेड। ठीक है, क्रेडिटर्स और एक्स के लोन की पेमेंट करी है, तो कितनी? 18,500 और 5,000, 23,500 की हमारी ये पेमेंट हो गई। ठीक है, अब हमारा रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो लॉस इस तरफ आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कितने का लॉस हुआ? 90,000 का। उस 90,000 को पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे XYZ में 3, 2 और 1 के रेशियो में। ठीक है, तो वहां से हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा कहीं पर भी कुछ भी, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन जो बैलेंस शीट में था
उससे रिलेटेड कोई खर्चा साल के दौरान क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो कितना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का, तो वो सारा का सारा हमारा किस में चला जाएगा 2x, y और z, ठीक है। वो सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम किस में बांट देंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के क्रेडिट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ होता जैसे वो एक साल के दौरान उसको 5,000 का वर्कमैन कंपनसेशन का हुआ, तो हम क्या कर देते टू रियलाइजेशन, कितना 5,000, बच कितना गया 25,000, उस 25,000 को XYZ में बांट देते, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना कर लेंगे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी तक हम पढ़ के आए हैं कि पार्टनर्स ने अगर लोन दे रखा तो उसका अलग से एक अकाउंट बनाते हैं लोन अकाउंट, और उसमें एंड में उसकी पेमेंट भी कर देते हैं हम। लेकिन इसका एक और मेथड होता है, ठीक है, वो तो सिंपल है, आप ठीक है वैसे कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड है कैसे हम उसको और तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो है, देखिए हमें पता है कि पार्टनर्स का जो लोन है, ठीक है, वो पहले चुकाया जाता है और फिर हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। तो आप देखिए अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपके दो बैलेंस बचते हैं पार्टनर्स के, ठीक है, या तो पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस बचता है या क्रेडिट बैलेंस बचता है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो इट मीन्स फर्म को पैसे देने हैं, किसको, पार्टनर्स को, ठीक है। अगर पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब पार्टनर्स को पैसे देने हैं, किसको, फर्म को, ठीक है। यानी कि पार्टनर्स फर्म को अभी और पैसे देगा, उसके ऊपर उधारी निकली है, और क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब फर्म के ऊपर बैलेंस है पार्टनर्स का, फर्म को पैसे देने हैं पार्टनर्स के, ठीक है। तो अब इसी चीज से रिलेटेड हम इसी में पार्टनर्स के लोन को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। वो कैसे, जैसे पीछे हमने एक और भी एग्जाम्पल किया था जिसमें हम क्या करते थे कि वो एसेट्स ले लेता है या लाइबिलिटीज ले लेता है फर्म की, तब भी हम एडजस्ट करते थे ना, ठीक है। तो वैसे ही इसमें एडजस्ट करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से बताते हैं, मान लीजिए लोन फ्रॉम मनोज, मनोज एक पार्टनर्स है एक फर्म में, और फर्म ने मनोज से 1,00,000 रुपए का लोन ले रखा है, और मनोज का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 40,000 का, ठीक है। मनोज का जो कैपिटल अकाउंट बना है, ठीक है, उसका क्रेडिट बैलेंस है 40,000 का। इट मीन्स मनोज का जो अकाउंट बना है उसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, यानी कि फर्म को पैसे देने हैं 40,000, किसको, मनोज को, और एक मनोज से फर्म ने लोन भी ले रखा, तो ये भी चुकाना है। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पर भी चुकाना है और यहाँ पर भी चुकाना है, तो यहाँ पे तो मेल नहीं हो सकता, हमें पेमेंट करनी ही पड़ेगी, किसकी, मनोज के लोन की। तो हम एंट्री करेंगे मनोज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, चलिए पहले दूसरा और एग्जांपल में बताती हूँ। दूसरा केस है, अगर लोन फ्रॉम मनोज, मनोज से लोन ले रखा 1,00,000 का, एंड मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, और मनोज का जो अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 70,000 का। इसका क्या मतलब है कि मनोज ने पैसे देने हैं फर्म को 70,000 रुपए, ठीक है। यानी कि मनोज का लोन कितने का था, मनोज का लोन था 1,00,000 रुपए का, ठीक है। अब मनोज ने फर्म को पैसे देने हैं 70,000 रुपए पूंजी के। तो ये तो वही बात हो गई जैसे हमने किसी से, ठीक है, जैसे हमने एक्स से कुछ पैसे लिए थे, ठीक है, एक्स से 100 रुपए लिए थे, और फिर हमने एक्स का हिसाब किताब किया कुछ पीछे का, तो निकल के आए कि हमें एक्स को 50 रुपए और देने हैं, तो इट मीन्स हमें एक्स को 150 रुपए देने ही पड़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट केस में था कि मनोज को 1,00,000 तो देने ही पड़ेंगे, 40,000 उसके और निकले हैं वो भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों को नहीं जोड़ सकते, नहीं एडजस्ट कर सकते। लेकिन हमने देखा कि एक्स से हमने 100 रुपए लिए थे, ठीक है, और निकल के आया है कि एक्स ने हमें 30 रुपए देने हैं, ठीक है। एक्स ने क्या करने हैं, हमें देने हैं, हमें देने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम एक्स को पहले 100 देंगे, फिर एक्स हमें 30 देगा।
इसकी बजाय क्या हम ये नहीं कह सकते कि भाई x आप हमें 70 ही रुपए दे दीजिए। देखिए हम उसको 100 देंगे, वो हमें 30 देगा, ठीक है, दोनों तरफ से होगा। लेकिन अगर हम उसके 100 में से अपने 30 पहले ही काट ले तो हम x से सिर्फ क्या कहेंगे कि आप हमें 70 रुपए दे दीजिए। वही चीज सेकंड केस में है। मनोज से फर्म ने पैसे लिए हैं, कितने लोन लिया है, कितने का, 1 लाख का। उसका जो पूंजी का बैलेंस निकल के आया डेबिट बैलेंस, यानी कि मनोज को देने हैं फर्म को 70,000 रुपए। तो फर्म क्या कहेगी कि भाई मनोज हम तेरे को 1 लाख देंगे, फिर तो हमें 70 देगा, इससे बढ़िया हम एडजस्ट करके देख लेते हैं, एक तेरे को देने हैं 70 हमें देने हैं, तो प्लस माइनस करके तू हमें सिर्फ 30,000 दे देना, हिसाब किताब बराबर। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, मनोज लोन अकाउंट 1 लाख और 2 मनोज कैपिटल अकाउंट, कितने का कैपिटल बैलेंस है, 70,000 का, ठीक है। तो 2 मनोज कैपिटल अकाउंट 70,000 और 2 बैंक अकाउंट कितने का, 30,000 का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर फर्म के पास से 2 बैंक कैश के रूप में कितने गए हैं, सिर्फ 30,000, ठीक है। और मनोज का 1 लाख का लोन देना था, वो 1 लाख का लोन कैसे एडजस्ट हो गया, 70 उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर दिया और 30 हमने कैश में दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया। तो समझ गए, जब हमारे पास निकल के आता है कि कुछ हमें देना है और कुछ उसको देना है तो हम उसको एडजस्ट कर लेते। पहले वाले केस में तो दोनों ही हमें देने थे, हमें मतलब फर्म को देना था, तो वहां पे तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता था, ठीक है। अब है नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड में देखिए, थर्ड केस क्या हो सकता है कि लोन फ्रॉम मनोज, मनोज से 1 लाख रुपए का लोन ले रखा फर्म ने और मनोज के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1,25,000 रुपए का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि मनोज से हमने क्या लिया था, 1 लाख का लोन लिया था, यानी कि x से हमने क्या लिए थे, 100 रुपए लिए थे, ठीक है। और x का जब हिसाब किताब किया तो ये निकल के आया कि हमने x ने हमें 125 रुपए देने हैं, ये 100 तो हमने x को देने थे और हिसाब से बाद में निकल के आया कि x ने हमें 125 भी देने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर x से 25 रुपए ही मांग लेंगे, ठीक है। हम उसको 100 देंगे, वो हमें 125 देगा, तो इसका मतलब सीधा एडजस्ट होके हमें पता चल जाएगा 25 ही मांग लेंगे। तो वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पे मनोज का लोन कितना है, मनोज लोन है 1 लाख का, ठीक है। और 2 मनोज का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1,25,000 का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 25,000 से अपने पैसे मांग लेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे यहाँ पे बैंक क्रेडिट हुआ था ना, क्योंकि फर्म ने पैसे चुकाने पड़े थे, फर्म के पास से पैसे गए थे, यहाँ पे फर्म के पास पैसे आएंगे, तो मनोज का बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। और मनोज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 1,25 से। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, जब 1-2 ऐसे करोगे तो आपको सही से याद हो जाएगा, वरना इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। वो सीधा सा तरीका है, किसी से हमने कुछ पैसे लिए, किसी को कुछ पैसे देने हैं, तो अगर एडजस्ट होता है तो हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वही चीज इस पॉइंट में थी। अब हम नेक्स्ट करते हैं 12th एग्जाम्पल। इसमें क्या है, देखिए A, B and C are partners sharing profit ratio in the ratio 2, 2 and 1. They agreed to dissolve the firm. ठीक है, वे फर्म के समापन के लिए सहमत हुए हैं। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट दैट डेट वाज एज फॉलो, ठीक है। फर्म की बैलेंस शीट नीचे दी गई है, उसमें क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखे हैं, हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। बाय लायबिलिटी साइड में हमें दे रखा बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बाय बैंक ओवर, आप ये मत सोचना कि बैंक को ट्रांसफर नहीं करते तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं, ठीक है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होती है, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, हमें सबको पता है लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज है तो इसकी पेमेंट भी हमें करनी पड़ती है,
ठीक है, तो जिसकी भी पेमेंट करनी पड़ती है वो हम लायबिलिटीज में शो करेंगे, इसलिए रियलाइजेशन में भी वो दिखाया जाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है कितने का, 4000 का। उसके बाद है हमारा क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं 30,000 के एंड बाय बिल्स पेएबल है हमारे 6,000 के। ठीक है, 6,000 के हमारे बीपी हैं। उसके बाद है हमारा बाय बीज वाइफ लोन। यहाँ पर आ गया ना, बी पार्टनर्स है लेकिन उसकी वाइफ से लोन लिया गया है, ना कि पार्टनर से, तो लोन है 10,000 का। उसके बाद है हमारा, देखिए एसेट्स हम ट्रांसफर करेंगे तो टू, सबसे पहले हमारे एसेट्स में है डेटर्स। ठीक है, तो टू डेटर्स कितने के, 40,000 के। उसके बाद है स्टॉक 50,000 का, फर्नीचर 2,000 का। ठीक है, कंप्यूटर 8,000 का, और टू फिक्स एसेट्स 41,000 की। और उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारी एसेट्स होती हैं। प्रीपेड एसेट्स एक्सपेंसेस है 1,000 का। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि हमने लायबिलिटीज की पेमेंट हम करेंगे और एसेट से हमें क्या कुछ वसूल हुआ है। ठीक है, प्रीपेड एसेट्स हमारे 1,000 के हमने ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, उसके बाद एसेट्स में हमारे पास सी की कैपिटल का बैलेंस है। ठीक है, एसेट साइड में है, यानी कि उसका डेबिट बैलेंस होगा। और उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो ये भी हमारी क्या होती है, ये एक फिक्टिशियस एसेट्स होती है। ठीक है, इसको हम नहीं दिखाते क्योंकि इसको कहीं खरीदा या बेचा नहीं जाता P&L के डेबिट बैलेंस को, तो बाकी कुछ नहीं दिखाएंगे। अब हम एडजस्टमेंट पर चलते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट है हमारे पास कि एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो। हमें एसेट से क्या रियलाइज्ड हुआ है, सबसे पहले स्टॉक से, तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स, एसेट से क्या क्या सेल हुआ, आप ऐसे लिख भी सकते हो यहाँ पे, स्टॉक से इतना, इससे इतना। ठीक है, तो बोर्ड कम है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको क्या क्या रियलाइज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा स्टॉक से 32,000, स्टॉक 32,000, फिक्स एसेट से 45,000 एंड फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और डेटर से पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव हुई है 40,000। ठीक है, 1,70,000 हमें एसेट से कुल वसूली हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹1,600 एंड ऑल्सो एग्रीड टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी। ठीक है, ए एग्री हो गया है, एक इस पे एग्री हुआ है फर्नीचर को लेने के लिए, और कितने में, 1,600 में। ठीक है, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय एस कैपिटल अकाउंट उसने क्या लिया है, फर्नीचर। ठीक है, ए ने फर्नीचर लिया है 1,600 से। ठीक है, 1,600 से ए ने फर्नीचर लिया है, और क्या हुआ है, एंड ऑल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी, और वो बिल्स पेएबल की पेमेंट करने के लिए भी राजी हुआ है। तो लायबिलिटीज का पे किया तो इधर आ जाएगा, तो टू एस कैपिटल, बीपी 6,000 का। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है बी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, और बी किसके लिए एग्री हुआ कि जो उसकी वाइफ का लोन था वो सारा का सारा बी जो है खुद से पे करेगा। तो बी का वाइफ का लोन इस साइड में है, तो टू बीज कैपिटल, वाइफ के लोन को पे करने के लिए एग्री हुआ। वाइफ का लोन था 10,000 का। उसके बाद है हमारा देयर वाज एन अनरिकॉर्ड एसेट्स ऑफ 10,000। ठीक है, विच वॉज टेकन ओवर बाय सी एट ₹7,000। एक ऐसी एसेट्स थी, ठीक है, जो कि एक ऐसी एसेट्स थी जो कि अभी तक छुपी हुई थी, हमें नहीं पता था। उस एसेट्स को सी लेने के लिए राजी हो गया है,
और सी ने वो कितने में लिया, 7000 में। ठीक है, तो सी का 7000 हम दिखा देंगे। उसके बाद है ए BR for ₹5,000 was received from a customer Mohan and the bill was disconnected from the bank. Mohan became insolvent and 60 पैसे per rupees has been received from his estate. क्रेडिट, ये 5वां पॉइंट है, मैं बाद में कराऊंगी, पहले 6 करते। क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1500। ठीक है, क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स थे हमारे कितने के, 30,000 के। इनसे हमें 1500 की छूट मिली है। ठीक है, तो 28,500 किससे हमने इसको पेमेंट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा मेन जो पॉइंट था वो क्या है कि एक BR था। ठीक है, एक बिल्स रिसीवेबल था BR कितने का, 5,000 का। वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर मोहन, यह BR हमें मोहन नाम के व्यक्ति से मिला होगा। ठीक है, तो जब मिला होगा तब BR टू मोहन हमने किया होगा एंट्री। एंड द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, और हमने इस BR को बैंक में जाके डिस्काउंट करा लिया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। बैंक में गए और BR बैंक को दे दिया और वहां से पैसे ले आए। ठीक है, ऐसे किया होगा हमने। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मोहन इंसॉल्वेंट हो गया। जो ये BR हमें मिला था, जो बिल लिख के दिया था मोहन ने, वो दिवालिया हो गया। अब उससे पैसे आएंगे नहीं, लेकिन हमने तो बैंक से पैसे ले रखे हैं। अब हम पढ़ के आए कि हमें बैंक उस तय डेट पर मोहन अगर उसको BR की पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, तो उस बैंक के पास हमने जो बिल्स रिसीवेबल दे रखा है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो रद्द हो जाएगा, वहां से कुछ मिलेगा ही नहीं बैंक को। तो बैंक तो हमसे पैसे वसूल करेगा, वापस करेगा ना। ठीक है, लेकिन हम तो क्योंकि इस BR को डिस्काउंट भी करा चुके हैं, ठीक है, यानी कि BR हमारी एसेट्स थी, एक हिसाब से देखा जाए तो BR हमारी यहाँ एसेट्स थी। ठीक है, एसेट्स थी। अब ये एसेट्स हमने बैंक को दी, पैसे लिए, लेकिन मोहन इंसॉल्वेंट हो गया कि उससे पैसे आ ही नहीं रहे, लेकिन बैंक तो हमसे पैसे लेगा। ठीक है, तो बैंक हमसे पैसे लेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, क्योंकि BR के डेबिट में आती ना एसेट्स, अगर हम BR को डिस्काउंट नहीं कराते तो हमारे इधर लिखी जाती, जैसे बाकी एसेट्स ट्रांसफर हो रही है वैसे BR ट्रांसफर होता। ठीक है, तो BR रियलाइजेशन के डेबिट में जाता, लेकिन यहाँ पे हमने इसको पहले से ही बैंक को दे रखा है, तो हम BR की बजाय क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू बैंक, क्योंकि हमारे पास से वो 5,000 रुपए चले जाएंगे, क्योंकि हमने बैंक को वो वापस देने हैं। तो ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी। ये पहले की थी, ये तो समझाने के लिए हम कर चुके हैं साल के दौरान। अब एंड में हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक को वो पैसे वापस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें बैंक को वापस दे दिए रियलाइजेशन के डेबिट में, तो रियलाइजेशन के डेबिट में और टू बैंक। ठीक है, कितने, 5,000। ठीक है, BR डिस्काउंटेड आप लिख सकते हो, टू बैंक BR डिस्काउंटेड। बिल जो है हमारा बिल था वो डिस्काउंटेड हो गया। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात है कि जो दिवालिया हुआ उससे हमें कुछ एक मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट उससे फिर भी हमें मिल गया, वो चेक में या बैंक के थ्रू नहीं मिल रहा, उसने वैसे हमें थोड़ा सा अमाउंट दिया है, वो हमारे पास कैश में आया है। तो कितना अमाउंट आया है देखिए, वो कह रहा है कि पर रुपीज में से 60 पैसे, यानी कि 1 रुपए में से 60 पैसे की पेमेंट हमें मिल रही है मोहन से। 1 रुपीज का मतलब है 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे में से हमें 60 पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1 पैसे से हमें कितने मिलेंगे, 60/100। ठीक है, लेकिन हमने उसको दे कितना रखा है, 5,000 रुपए है। इसके पैसे बनाएंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 3 लाख ये पैसे आए हैं। ठीक है, ये 3 लाख क्या आए, हमारे पैसे आए हैं। ये इनको हमें रुपया बनाना पड़ेगा, इनकी रुपया बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे,
तो हमें कितने मिले 3000 रुपए, यानी कि जो 5000 रुपए थे वहां से हमें सिर्फ 3000 मिले हैं। ठीक है, ये कैसे निकाला उस मेथड को समझ लो। 100 पैसे, 1 रुपए से हमें 60 पैसे मिले हैं। रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, यानी कि 100 पैसे में से 60 पैसे हमें मिले, तो 1 पैसे में से 60/100। पैसे कितने हैं 5000 रुपए है, रुपए का पैसे बनाएंगे तो 100, 2 जीरो और लगा देंगे, तो हमारे पास कितने हो गए 5 लाख पैसे। ठीक है, 5 लाख पैसे से कितने मिले 3 लाख पैसे। पैसे को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 3000 रुपए आ गए। तो जब पैसे आए तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पैसे आए हैं और किससे आए हैं अपनी एसेट से, तो हम इधर एंट्री करते हैं बाय बैंक अकाउंट। कितने 3000। ठीक है, यहाँ पर 3000 हमारे पास आ गए। तो अब हम प्लस माइनस करके देख लेंगे कितनी क्या कुछ किसका क्या बैलेंस बच रहा। हमारी ये साइड ज्यादा हमें लॉस होएगा। ठीक है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 16,900। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्टनरशिप रिजोल्यूशन का पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही मिलते जुलते बाकी के एग्जाम्पल हैं, आप कोशिश करना आगे के एग्जाम्पल निकालने की।